हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोच। आज हम अपने लास्ट ब्लॉक का लास्ट यूनिट शुरू करेंगे, काई स्क्वायर और कैंडल रैंक कोरिलेशन। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं, तो थोड़ा सा आपको ये इजी लगेगा यूनिट। इसमें पहले कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन समझाया हुआ है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। कोरिलेशन क्या होता है? जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या एग्जिस्ट कर रहा है वो चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो द टर्म कोरिलेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस फॉर एस्टैब्लिशिंग वेदर और नॉट रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल। एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स हैं, दोनों के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है, और अगर रिलेशन है तो वो पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि जब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी उसके साथ, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों। नेगेटिव जा रही है कोई चीज़ तो दूसरी भी नेगेटिव जाएगी, दोनों की डायरेक्शन सेम है, उसको पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। जैसे अगर हमारी स्ट्रेस और हेल्थ की बात करूँ तो जब हमारी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारी हेल्थ डिक्रीज होती है, हेल्थ हमारी कम होती जाती है, तो वो एक नेगेटिव रिलेशन में हो जाएगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग है। लेकिन अगर हैप्पीनेस और हेल्थ की बात करूँ तो हैप्पीनेस जितनी बढ़ती है उतनी ही हेल्थ बढ़ती जाती है, तो वो एक पॉजिटिव रिलेशन है। तो एक ही डायरेक्शन में अगर कोई दो वेरिएबल्स काम कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव रिलेशन हो गया, उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं तो नेगेटिव रिलेशन हो गया। और इसको जब हम न्यूमेरिकल फॉर्म में निकालते हैं तो इसकी एक रेंज होती है -1 टू +1। तो -1 से लेके 0 से +1 कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। 0 का मतलब होता है कोई कोरिलेशन ही नहीं है। तो कभी कभी कुछ चीज़ों में कोई कोरिलेशन नहीं होता है, उसका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपकी बुक रीडिंग की हैबिट और आपके कपड़े पहनने की आदतों में क्या रिलेशन है। कोई बुक रीडिंग, आप किस तरह के बुक्स पढ़ते हो, क्या उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कपड़े पहनते हो। तो यूजुअली लोग कहेंगे कि इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, बुक रीडिंग और क्लोथ्स आपस में कोई कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, कौन कैसे कपड़े पहनता है उससे बुक रीडिंग का क्या मतलब है। तो वो एक ज़ीरो कोरिलेशन शो करता है, तो वहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ में पॉजिटिव कोरिलेशन है तो वो +1 की साइड आएगा, नेगेटिव कोरिलेशन है तो -1 की साइड आएगा। जितना ज़्यादा 1 के पास होगा, जितना नियरर टू 1 होगा उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, एंड जितना क्लोजर टू 0 होगा उतना वीक रिलेशनशिप होगा। सो द कोरिलेशन कैन नॉट एक्सीड 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो। इट कैन हैव दीज वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 to 1 के बीच में, वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव। एनी वैल्यू कैन कम बिटवीन 0 to +1 और 0 to -1। +1 मीन्स पॉजिटिव रिलेशन है, -1 या नेगेटिव जो ये वाली वैल्यूज़ हैं जैसे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो नेगेटिव रिलेशन है, पर 1 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो हमारा जो कोरिलेशन कॉफिशिएंट है वो इजी वैल्यूज़ के बीच में आता है। स्कैटर प्लॉट की बात करेंगे जो हमने पहले भी बात करी हुई है कि हम अपनी वैल्यूज़ को जब हम एक ग्राफ में पुट करते हैं तो उसमें एक हमारा जो ग्राफ बन जाता है वैल्यूज़ को प्लॉट करके, उसको स्कैटर प्लॉट बोलते हैं। तो ये आपको इन्होंने वैल्यूज़ दिखाई हुई हैं कि जैसे अगर पॉजिटिव कोरिलेशन होता है कि अगर एक चीज़ के इंक्रीज़ होने से दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है, तो इस तरीके से आपका कोरिलेशन स्कैटर प्लॉट डायग्राम बनता है। नेगेटिव कोरिलेशन होता है मतलब अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी डिक्रीज़ हो रही है, डायरेक्शन में चलते हैं। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन का स्कैटर प्लॉट है, ये नो कोरिलेशन के स्कैटर प्लॉट्स हैं दोनों, जब आपस में कोई कोरिलेशन नहीं हो रहा है एक्स और वाई वेरिएबल का। सो सिंगल समरी नंबर गिव्स यू अ गुड आइडिया, मतलब जो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट आता है उसी से हमें पता चल जाता है कि क्या कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, क्या वो कोरिलेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्या वो रिलेशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जैसे कि मैंने बोला कि 1 के जितना पास होगी वैल्यू उतना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम आर से डिनोट करते हैं, जो हम करते आ रहे हैं अपने न्यूमेरिकल्स में भी, ये सब चीज़ें आपको पहले से ही पता है। तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन वो होता है जिसमें हमारी स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट नज़र आती है। ये वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है जहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रही है, थोड़ा सा स्कैटर ज़्यादा है, और जिसमें ये स्ट्रेट लाइन दिखती है ऑलमोस्ट, वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन होता है। तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन में हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखने लगती है। कोरिलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इफ़ योर कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ अ नेगेटिव नंबर,
तो आप नेगेटिव नंबर आता है तो आप ये देख के बता पाते हो कि दोनों वेरिएबल्स में नेगेटिव रिलेशन है। सो एज यू मे रिकॉल फ्रॉम द लास्ट चैप्टर, हमने पहले भी पढ़ा है, नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या है, मीन्स एज वैल्यू ऑफ ऑन वन वेरिएबल इंक्रीजेज द वैल्यू ऑन द अनदर वेरिएबल टेंड टू गो डाउन। एक चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी की कम हो जाएगी। पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव में दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, एक की वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, उसी हिसाब से दूसरी की भी इंक्रीज और डिक्रीज होएगी, तो दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे, वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। कोरिलेशन ऑलवेज फॉल्स बिटवीन -1 एंड +1, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और अगर 1 आ रहा है आपका आंसर, चाहे वो 1 माइनस में हो चाहे प्लस में हो, अगर 1 आ रही है वैल्यू तो दैट इज अ परफेक्ट कोरिलेशन बोलेंगे उसको। -1 इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन एंड +1 इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो 1 वैल्यू का मतलब है परफेक्ट कोरिलेशन है, स्ट्रॉन्ग परफेक्ट कोरिलेशन है। एंड अ कोरिलेशन ऑफ 0 टेल्स यू दैट देर इज नो कोरिलेशन, मतलब एक चीज़ के चेंज होने से दूसरे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लार्जर कोरिलेशन कॉफिशिएंट्स मीन स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, तो जितना ज़्यादा बड़ा कोरिलेशन कॉफिशिएंट की वैल्यू होगी उतना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा। ऑब्वियस सी बात है, आपकी एक कोरिलेशन कॉफिशिएंट की वैल्यू 0.03 आ रही है और दूसरे कोफिशिएंट की वैल्यू आपकी 0.21 आ रही है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कौन सा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आपका है जो 1 के ज़्यादा नियर है। दैट मीन्स जो बड़ी वाली वैल्यू है स्ट्रॉन्गर वैल्यू है, यानी कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। मेजर ऑफ कोरिलेशन में दो तरीके से होते हैं, एक पैरामीट्रिक होता है, एक नॉन पैरामीट्रिक होता है। पैरामीट्रिक में हमने क्या किया था, पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन किया था। नॉन पैरामीट्रिक में आ जाता है आपका ये स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर, क्योंकि ये रैंक कोरिलेशन है, रैंक जहाँ पे भी वर्ड आएगा वो नॉन पैरामीट्रिक में आता है, जिसको हम कॉमनली स्पीयरमैन्स रो बोलते हैं। एंड फिर उसके बाद कैंडल स्टाव भी होता है, जो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, इस यूनिट में भी वो चीज़ रिपीट हो रही है, ऑलरेडी हम जानते हैं। और काई स्क्वायर भी उसी में आता है, नॉन पैरामीट्रिक में, कोरिलेशन को जब हमें टेस्ट करना होता है। तो पहले ये कैंडल्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन या कैंडल स्टाव की बात कर रहे हैं। सो वी हैव डन दिस कैंडल स्टाव, यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट हो रहा है। इसमें हमारा नल हाइपोथेसिस यही बोलता है कि दोनों के कोरिलेशन के वैल्यू 0 है, मतलब दोनों वेरिएबल्स में कोई कोरिलेशन नहीं है, देर इज नो कोरिलेशन, ये हमारा नल हाइपोथेसिस होता है। इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इन्होंने ये दिया हुआ है कि कैंडल स्टाव में हम रैंक्स को पहले हम रैंक्स निकालते हैं, फिर उसके बाद उनकी कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट वैल्यूज़ निकालते हैं। अगर आपको याद हो, पिछली बार भी हमने ये किया था कि हम साइन देखते हैं, साइन वैल्यू बड़ी है या छोटी है और किस साइन की है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, उससे हमें ये पता चलता है कि कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू है या डिस्कॉर्डेंट वैल्यू है। तो ये चीज़ें आपको याद आ जाएंगी अगर आप हमारा कैंडल स्टाव वाला वीडियो पुराना देखोगे, या फिर अभी हम दोबारा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जस्ट वो बता रहे हैं तरीका कि कैसे ये किया जाता है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, दैट रैंक ऑर्डर, रैंक दी ऑब्जर्वेशंस, पहले हमें जो एक्स वेरिएबल की ऑब्जर्वेशंस है उसको रैंक देना होता है, वाई वेरिएबल्स को रैंक देना होता है, उसके बाद उनको अरेंज करना होता है एक लिस्ट में, असेंडिंग ऑर्डर में, नेचुरल असेंडिंग ऑर्डर में। देन ऑब्जर्व द वाई रैंक्स इन ऑर्डर विच दे अकर, मतलब एक्स और वाई रैंक में वैल्यूज आपस में कितनी एग्रीमेंट में है या कितना डिसएग्रीमेंट में है, ये ऑब्जर्व करना है। एग्रीमेंट का मतलब जिन जिनके वो साइन सेम है, एग्रीमेंट और कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर वैल्यूज अलग अलग हैं, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, उनके बीच में कोई टाई नहीं है, कोई टाई नहीं है मतलब कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे टी निकालने के लिए। लेकिन अगर वैल्यूज टाई हो रही है, यानी कि कुछ वैल्यू सेम आ रही हैं और आपको रैंक्स को डिवाइड करके देना पड़ रहा है, तो आप फॉर्मूला ये वाला यूज करोगे जो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये विदाउट टाई का एग्जाम्पल दिया हुआ है। विदाउट टाई का मतलब आप देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज अलग हैं, 6 8 5 2 अलग अलग वैल्यूज हैं। आप इजीली रैंकिंग कर सकते हो। सबसे छोटी वैल्यू 2 है तो 2 को आप 1 रैंक दे सकते हो, फिर 5 है तो इसको सेकंड रैंक दे सकते हो, फिर 6 है तो इसको थर्ड,
और इसको 4th। तो इस तरीके से कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है तो इसको विदाउट टाइज बोलते हैं। इस तरह की वैल्यूज होती हैं जो रिपीट नहीं होती हैं, वो विदाउट टाइज होती हैं। यही चीज़ इन्होंने यहाँ करके दिखाई हुई है। देखो डी को इन्होंने 1 रैंक दिया हुआ है क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू है डी में। फिर सी को 2 रैंक दिया हुआ है, उसके बाद 3 रैंक ए को दिया हुआ है और बी को 4 दिया हुआ है। ऐसे ही नीचे वाली वैल्यूज में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 4 है, तो 4 को इन्होंने 1 रैंक दिया हुआ है। 4 के बाद आता है 6, तो 6 को इन्होंने 2 रैंक दिया हुआ है। फिर 8 आता है तो यहाँ 3 रैंक है और यहाँ 4 है। ऐसे इन्होंने रैंकिंग कर दिया है फर्स्ट स्टेप में और उसको रीअरेंज कर दिया है। अब इन्होंने पहले एक्स को सिर्फ रीअरेंज किया है, ठीक है। तो एक्स को रीअरेंज किया तो देखो पहले कौन आएगा, पहले डी आएगा क्योंकि डी की वैल्यू 1 है, तो डी आ गया पहले। फिर आएगा सी क्योंकि सी की वैल्यू 2 है तो सी आ गया। फिर आएगा ए आ गया। उसके बाद यहाँ 4 बी के नीचे आ रहा है तो बी आ गया। तो इन्होंने उसको अकॉर्डिंगली अरेंज कर दिया है। पुट द कॉरेस्पॉन्डिंग स्कोर ऑफ वाई इन ऑर्डर ऑफ एक्स। अब इन्होंने एक्स की वैल्यू पुट करी है। एक्स की वैल्यू कैसे पुट करी है, डी की वैल्यू देखो डी पहले है तो एक्स में डी की वैल्यू क्या थी, एक्स वाई में, तो वाई वेरिएबल में अगर हम देखें तो जो डी की वैल्यू है वो 2 है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने 2 लिख दिया इधर, ठीक है। फिर इसके बाद डी के बाद हमारा आ रहा है सी, तो वाई में सी की वैल्यू क्या है, 4 है वाई में, तो यहाँ सी के नीचे इन्होंने लिख दिया 4। फिर उसके बाद ए आ रहा है तो ए में वाई की वैल्यू 3 है तो यहाँ लिख दिया 3। और फिर बी आ रहा है, बी में वाई की वैल्यू 1 है। कहने का मतलब ये है कि पहले इन्होंने एक्स को तो रैंक वाइज लिख दिया और वाई को कैसे लिखा, अकॉर्डिंग टू एक्स। वाई को अकॉर्डिंग टू एक्स लिखा है कि एक्स में पहले डी आ रहा है तो डी की वैल्यू लिख दी वाई की, फिर सी आ रहा है तो सी की वैल्यू लिख दी, ए आ रहा है तो ए की वैल्यू लिख दी, बी आ रहा है तो बी की वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब हमने कैलकुलेट करना है एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट कितने हैं। अगर आपको याद हो हमने पिछली बार जो कैंडल स्टाव मेथड किया था उसमें हमने 2 तरीके सीखे थे। एक था साइन वाला तरीका, प्लस माइनस साइन निकाल के, दूसरा था कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट वाला तरीका। तो मैं दोनों आपको यहाँ करके बताती हूँ। पहले हम कॉन्कॉर्डेंट डिस्कॉर्डेंट देख लेते हैं, जिसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले एक्स की वैल्यूज़ लिखी थी 1 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर में। फिर वाई की वैल्यूज़ लिखी थी जैसे इन्होंने लिखी हुई है 2 4 3 1। और फिर दोबारा वाई की वैल्यूज़ हमने डायगनली लिखी थी। डायगनली मतलब जैसे 2 लिखा, फिर एक स्पेस छोड़ के 4, फिर 2 स्पेस छोड़ के 3 एंड देन 3 स्पेसेस छोड़ के 1। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ लिखी हुई है डायगनली, अगर आपको दिख रहा हो तो ये ऐसे इन्होंने यहाँ तैयार कर लिया है। उसके बाद हमने कंकॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट पेयर्स निकाले, और वो कैसे निकाले थे, जैसे पहले हमने एक वैल्यू ली थी 2 और 2 के सामने जो नंबर है 4, 2 4 से छोटा है तो हमने सी लिख दिया था यहाँ पे। ऐसे ही 2 जो है वो 3 से भी छोटा है तो यहाँ आ जाएगा सी, और 2 1 से बड़ा है तो यहाँ हमने डी लिखा था क्योंकि बड़ा है 2, ठीक है। तो 2 हो गया। अब हम 4 को देखेंगे। 4 के केस में आगे चले तो 4 3 से बड़ा है तो यहाँ आ जाएगा डी, और 4 1 से भी बड़ा है तो यहाँ आ जाएगा डी। तो 2 को हमने 4 से कंपेयर किया, 3 से किया, फिर 4 को हमने 3 से किया, 1 से किया, अब लास्ट में बचा 3। तो 3 के आगे तो सिर्फ 1 बचा है जिससे वो बड़ा है तो यहाँ पे भी अगेन आ जाएगा डी। तो हमने ऐसे सी डी डी इस तरीके से लिख लिया था। फिर यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि टोटल सी कितने आ रहे हैं और टोटल डी कितने आ रहे हैं। तो अब यार ध्यान से देखो, इस वाली रो में आपको 2 सी नज़र आ रहे हैं, एक सी ये रहा, एक सी ये रहा, तो 2 सी हैं इस रो में और एक डी है तो एक आ जाएगा। सेकंड रो में सी है ही नहीं, दोनों डी हैं ये, तो 0 सी और 2 डी आ गए। थर्ड रो में एक ही डी है, सी भी नहीं है, तो यहाँ पे भी 0 सी एंड 1 डी। और इसका अब हम करेंगे टोटल, तो हमारे पास सी का टोटल आ गया 2 और हमारे पास डी यानी डिस्कॉर्डेंट पेयर्स का टोटल आ गया 4। और हमने जो फॉर्मूला उसमें लिया था, एक मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, आप एक ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो अपना टाउ निकालने के लिए, विच इज़ सी माइनस डी सी प्लस डी। दैट मीन्स सी माइनस डी यानी कि 2 माइनस 4 अपॉन सी प्लस डी दैट इज़ 2 प्लस 4। ये आपकी वैल्यू आ जाती है -2/6, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.33। अब आप यहाँ देखो यही वैल्यू यहाँ पे नज़र आ रही है आपको 0.33।
या फिर जो उनका अपना फॉर्मूला था c माइनस डी एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, वो भी अगर हम करते हैं तो उस केस में भी न्यूमरेटर तो हमारा वही आ जाएगा c माइनस डी विच इज़ -2, और डिनोमिनेटर में n माइनस वन, यानी कि कितनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, 4 वैल्यूज़ हैं, तो 4 माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो ये आ जाएगा 4 माइनस वन इज 3, 3 4 ज़ा 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 6, तो डिनोमिनेटर में 6 आ रहा है, तो अगेन हमारे पास 2 माइनस 2/6 ही आ रहा है। तो ये हमने अपने पुराने तरीके से किया है जो हमने पैरामीट्रिक में किया था, तो भी हमारा टाउ है वो सेम ही आ रहा है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ जो इन्होंने किया है, जो साइन वाला तरीका यूज़ किया है। इसमें क्या करेंगे हम, कंकॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट सी और डी जैसे हम लिख रहे थे उसकी जगह हम प्लस और माइनस लिखेंगे। तो अगर वैल्यू बड़ी आती, जैसे 2 है, पहली वैल्यू हमारी 2 है, 4 जो है वो 2 से बड़ा है तो हमने प्लस कर दिया, 3 भी 2 से बड़ा है तो हमने प्लस लिख दिया, 1 2 से छोटा है तो माइनस लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू लेंगे 4, अब 3 जो है 3 4 से छोटा है तो माइनस, 1 4 से छोटा है तो माइनस, फिर हम 3 लेंगे, 1 3 से छोटा है माइनस। तो जैसे हम सी और डी लिख रहे थे इस केस में हम प्लस और माइनस कर रहे हैं, लेकिन हम कर कैसे रहे हैं प्लस और माइनस, ये ध्यान देना है आपने। हम डायगनली देख रहे हैं, इसमें भी 2 और 4 को कंपेयर करो, अगर आपकी 2 जो वैल्यू है लेफ्ट साइड वाली वो राइट वाली वैल्यू से छोटी है तो हम सी लिख रहे थे ना, सी की जगह मान लो हमने प्लस लिख दिया, तो यहाँ पे आप ये मान के चलो सी इज इक्विवेलेंट टू प्लस, ये मान के चलो। तो जहाँ हम सी लिख रहे थे वहाँ हमने प्लस करा है, जहाँ हम डी लिख रहे थे वहाँ पे हमने माइनस लिखा है। ऐसे ही 2 जो है 3 से छोटा है, 3 बड़ा है 2 से, तो यहाँ पे भी हमने प्लस लिख दिया। अगेन 2 1 से बड़ा है तो इसलिए अब 1 छोटा हो गया यहाँ पे, तो यहाँ हमने माइनस लिख दिया। इस तरीके से ये सारे प्लस माइनस लिखे गए हैं। 4 को किससे कंपेयर किया है, 3 और 1 से, 3 को किससे कंपेयर किया है, 1 से, तो राइट साइड वाली वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं। अब 1 के आगे कोई वैल्यू नहीं है इसलिए इसको किसी से कंपेयर नहीं किया। अब सारे प्लस जो है उनको वो कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है, तो एक प्लस और दूसरा प्लस मिलके कितना हो जाता है, दिस इज 1 प्लस, मतलब आप अब ये मान के चलो ये 1 + 1 है, तो 1 और 1 ऐड होके 2 हो गया, 2 - 1 इज 1, तो 1 बचा। ऐसे ही ये दोनों -1 है तो ऐड होके -2 हो गया, और ये ओनली -1 है, तो जो ये प्लस माइनस लिखा है इसको हम मान के चलेंगे कि ये 1 है, तो 2 प्लस है तो 1 + 1 2, और एक माइनस है तो उसको -1 कर देंगे। तो ये ऑल टोटल इन्होंने कर लिया यहाँ पे इसका, तो ये आ जाता है -2, जिसको इन्होंने s बोल दिया है। s क्यों बोला है, क्योंकि इनका जो फॉर्मूला है इसमें s यूज हो रहा है, तो इनका जो टोटल ऑल टोटल आ रहा है वो आ रहा है -2, तो s की जगह पे इन्होंने -2 लिखा, और बाकी नीचे का n तो वही है इनका 4, क्योंकि 4 वैल्यूज हैं 1 2 3 4, इसलिए n4 है। इन्होंने इस तरीके से अपना टाउ निकाला है। हमने दूसरे तरीके से भी निकाला था, इस तरीके से भी सब हमारा टाउ जो है वो -0.33 आ रहा है। अब ये तो था विदाउट टाई वाला जिसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही थी। सेम चीज़ अगर विद टाइज है, विद टाइज का मतलब वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, रैंक रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा 1.5 2 बार आ रहा है, 3.5 2 बार आ रहा है, 10.5 2 बार आ रहा है, तो ये टाइज वाले हैं, रैंक रिपीट हो रही है। अब इसको इन्होंने फिर से इस तरीके से लिखा है, पहले जो x वेरिएबल है उसको इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर वाइज लिख दिया। ये 12 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और ये आप देखो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ऐसे कंटिन्यूअस है, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 कंटिन्यूअस है, 1 to 12 इन्होंने यहाँ पे वही चीज़ लिख दिया, 1 to 12 एक्स वेरिएबल। वाई वेरिएबल को इसके अकॉर्डिंगली लिख लिया, 1 के सामने 3.5 है, यहाँ पे ये 1 है, इसके सामने 3.5 है, तो यहाँ पे इन्होंने 3.5 लिखा हुआ है। फिर 2 की वैल्यू के आगे कितना है, 2 के आगे भी 3.5 है, तो उन्होंने यहाँ पे 3.5 लिखा है। 3 के आगे कितना है, 3 के आगे 1.5 है, तो यहाँ इन्होंने 1.5 लिखा है। ऐसे करके इन्होंने y की वैल्यूज अकॉर्डिंग टू x उतार ली हैं सारी की सारी, और यही वैल्यूज डायगनली भी लिख दी हैं।
सेम, ठीक है, जैसे ऊपर लिखा था। अब यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है तो आपका ये डायगोनल जो है इतना नीचे तक जा रहा है, और प्लस माइनस उसी तरीके से किया हुआ है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, इस वैल्यू को इससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो ये वैल्यू है, इसके सामने ये सेम है। अब सेम होने से ना प्लस आएगा ना माइनस आएगा, जीरो आ जाएगा। फिर इसको इससे देखा, इससे ये वैल्यू बड़ी है, यानी कि 1.5 छोटा है तो माइनस आ गया। इससे देखो ये सेम है, माइनस आ गया। फिर 10.5 बड़ा है तो प्लस आ गया। फिर 8 भी बड़ा है, प्लस आ गया। आगे की सारी वैल्यूज 3.5 से बड़ी हैं तो सब में प्लस आ गया। ये हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू भी 3.5 है, तो क्या होगा, 1.5 छोटे हैं तो यहाँ माइनस आ गया, और बाकी सारी वैल्यूज बड़ी हैं तो सब में प्लस आ गया। फिर नेक्स्ट वैल्यू 1.5, 1.5 के केस में ये सेम आ गया 1.5, तो यहाँ ज़ीरो डल गया। फिर 10.5 बड़ा है, बाकी सारी वैल्यूज बड़ी हैं 1.5 सी, तो पूरा प्लस आ गया। ऐसे करके इन्होंने पूरा प्लस माइनस लिख के यहाँ पे टोटल करा हुआ है। ये इसमें टोटल करा हुआ है कि कितने प्लस और माइनस है आपस में कैलकुलेट करके। तो इनका जो एस आ रहा है वो आ रहा है 25। अब वैल्यूज यहाँ पे एस की 25 है, और फॉर्मूला डिफरेंट है। टाइज वैल्यू के लिए फॉर्मूला, जो टाइड रैंक्स थी उसके लिए फॉर्मूला अलग था। ऊपर जो हमने देखा था, इन्होंने बोला था कि अगर टाइड रैंक होंगी तो ये फॉर्मूला यूज होगा, तो यहाँ पे इन्होंने यही फॉर्मूला यूज करा हुआ है। ये फॉर्मूला है हमारा, जिसमें हमें टी एक्स और टी वाई निकालना पड़ेगा। तो टी एक्स टी वाई कैसे निकलता है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे। टी एक्स का भी यही फॉर्मूला है, टी वाई का भी यही फॉर्मूला है कि टोटल कितने टाइज हैं, टोटल टाइज, उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो टी एक्स यानी कि टाइज मतलब होता है कितनी वैल्यूज सेम है या कितनी रिपीट हो रही हैं एक्स में। तो एक्स में अगर हम देखेंगे तो हमारे एक्स में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, ये सब अलग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। तो हमारे फॉर्मूले का जो टी एक्स है ना, ये तो ज़ीरो हो गया, ये हो गया ज़ीरो, क्योंकि एक्स में कोई भी टाई नहीं है। टाई किस में है, टाई वाई में है, तो वाई टी वाई निकालना पड़ेगा हमें। टी वाई में कितने टाइज हैं, तो टी वाई में अगर हम देखेंगे हमारे इसमें, तो कौन सी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं हम यहाँ पे देखते हैं। एक तो ये रिपीट हो रही है 1.5, एक ये हो गई, एक ये 3.5 रिपीट हो रही है, 2 हो गई, और एक ये 10.5 रिपीट हो रही है, 3 हो गई। 3 टाइज हैं, ठीक है, 3 बार टाई आ रहा है, 3 बार रिपीट हो रही है, वैल्यू सेम है 3 बारी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको 3 बार लिखेंगे हम। यानी कि हम लिखेंगे दो वैल्यूज टाई हो रही हैं तो 2 2 माइनस 1 एक बार, फिर उसको ऐड करेंगे दूसरी बार, क्योंकि 3 बार 3 वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, फिर इसको ऐड करेंगे तीसरी बार। तो ये हमने 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि 3 बार टाई हो रहा है, ठीक है। और दो क्यों, नंबर 2 क्यों आया, क्योंकि दो टाइज हैं। तो अगर मैं दोबारा दिखाऊं आपको, तो दो टाइज हैं, दो नंबर हैं, दो वैल्यूज हैं, और ये कितनी बार है, ये वैल्यूज दोनों वैल्यूज 3 3 बार आ रही है। 1.5 एक बार, 3.5 दूसरी बार टाई हो गया, 10.5 तीसरी बार टाई हो गया। यानी कि दो वैल्यूज टाई हो रही हैं, और टाई हमारी 3 है इस वाई वेरिएबल में पूरे। तो हमने क्या किया, जो हमारा टी है टाई वो तो 2 है, तो उसकी जगह 2 आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला। और 3 बार इसलिए लिखा है क्योंकि 3 टाइज हैं। तो अगर हम तीनों को सॉल्व करके टोटल करें तो ये 2 + 2 + 2 यानी कि हमारा 6 आ रहा है। क्या 6 आ रहा है, टी वाई 6 आ रहा है। टी वाई 6 आ गया, तो यानी कि ये जो यहाँ पे टी वाई लिखा हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। अब ये फॉर्मूला पहले जब दिया था ऊपर, तो ये अंडर रूट में नहीं दिया था इन्होंने, ये मिसप्रिंट था। ऊपर ऊपर जो फॉर्मूला दिया हुआ था, यहाँ पे अंडर रूट इन्होंने मिस कर दिया। यहाँ पे ये अंडर रूट इन्होंने मिस कर दिया है। यहाँ पे इनको अंडर रूट ऐसे करके होना चाहिए था, बट इसको यहाँ इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है फॉर्मूला को, तो हम ये वाला फॉर्मूला रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अगर इसको मैं सिंपल टर्म्स में लिख के दिखाऊं, तो दिस इज टी इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n
n-1 माइनस टी एक्स, इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है n-1 माइनस टी वाई। अब हमारा इस केस में टी एक्स तो ज़ीरो ही हो गया, तो ये इन्होंने ज़ीरो कर दिया यहाँ पे। बाकी वैल्यूज़ इन्होंने पुट कर दिए हैं। एस कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, ठीक है। एन कितना है, 12 है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 है ना, सब्जेक्ट्स या ऑब्जर्वेशन हैं जो भी हैं, स्कोर है वो 12 है, तो 12 हो गया एन। तो इसको सॉल्व करा सबको, तो टी क्या आ गया, 0.39 आ गया। तो यही चीज़ ये यहाँ भी बता रहे थे जब हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे थे ऊपर, कि जब हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो पहले टी एक्स निकाला जाता है, फिर टी वाई निकाला जाता है, और टी एक्स टी वाई निकालने के बाद हमारा टी निकल के आ जाता है। एंड लास्ट में यहाँ पे एक ये बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहे हैं कि अगर हम सपोज़ ये फॉर्मूला ना यूज़ करते और हम ऊपर वाला ही यूज़ कर लेते, विदाउट टाइज वाला। विदाउट टाइज वाला फॉर्मूला मतलब जिसमें सिर्फ 2s डिवाइडेड बाय n-1 था, n-1। अगर हम यही फॉर्मूला लेते जो विदाउट टाइज वाला फॉर्मूला था जो हमने ऊपर किया था, यानी कि हम 2 इंटू 25 करते जो हमारा s आया है, और नीचे 12 माइनस 1, तो ये हमारा आ जाता 50 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 11 विच इज़ इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 132। तो ये अगर हम सॉल्व करते तो हमारा t आता 0.38। और अगर आप ध्यान से देखो तो टाइज वाला इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला हमने यूज़ किया, उसमें 0.39 आया, और अगर सिंपल हम विदाउट टाई वाला करते 0.38 आता, तो सिर्फ 0.101 का ही फ़र्क आ रहा है। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर हमने पुराना फॉर्मूला भी, प्रीवियस फॉर्मूला भी यूज़ किया होता तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। इफेक्ट ऑफ करेक्टिंग फॉर टाइज इज़ रिलेटिवली स्मॉल। क्यों? क्योंकि टाइड जो टाइज हो रही हैं वो बहुत कम है, मतलब हमारी वैल्यूज़ में सिर्फ 3 टाइज हैं, सिर्फ 3 जगह टाइज हैं, इसलिए इतना फ़र्क नहीं आया। फ़र्क कब आता है? दे आर सेइंग अनलेस द प्रोपोर्शन ऑफ टाइड रैंक इज लार्ज और द नंबर ऑफ टाइज इन द ग्रुप इज लार्ज। तो या तो टाइड रैंक की प्रोपोर्शन बड़ी होती या फिर नंबर ऑफ टाइज ज़्यादा होते, तो इन दोनों वैल्यूज़ में फ़र्क आता। तो इसीलिए फॉर्मूले अलग अलग हैं, क्योंकि जब आपकी टाइज ज़्यादा हो जाती है या आपकी प्रोपोर्शन ऑफ टाइज बढ़ जाती हैं, तब आपकी दोनों फॉर्मूले से वैल्यूज़ में बहुत फ़र्क आता है। लेकिन अभी नंबर ऑफ टाइज भी छोटी थी एंड वैल्यूज़ भी छोटी थी, इसलिए आपका जो टाई वाला फॉर्मूला है और विदाउट टाई फॉर्मूले दोनों से ही वैल्यूज़ ऑलमोस्ट सेम आई हैं। तो ये कैंडल स्टाव था जो हमने पैरामीट्रिक में भी सीखा था, वही चीज़ यहाँ पे भी रिपीट हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके बारे में पढ़ेंगे और इसको रो से कंपेयर करेंगे, स्पीयरमैन्स रो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।